नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 6 का। इसके अंतर्गत आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा भूगोल। और भूगोल में हमारा जो टॉपिक है वो है पृथ्वी के परिमंडल। हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है सौरमंडल में जिस पर जीवन पाया जाता है, जिसे हम अनोखा ग्रह भी कहते हैं। जिसे हम लास्ट वीडियो में पृथ्वी के बारे में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस पर जल की अधिकता बहुत है और जल होने के कारण पृथ्वी पर जीवन है। तो हमारी जो पृथ्वी है उसके हम जो बांटते हैं उसे 4 परिमंडल में बांटते हैं। जो हमारा पृथ्वी के परिमंडल होते हैं वो होते हैं पृथ्वी के 4 परिमंडल। पहला बोलते हैं हम स्थल मंडल। स्थल मंडल वह मंडल होता है जिसमें क्या पाए जाते हैं हमारे पर्वत, पठार और मैदान, यानी धरातल वाला भाग जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है। ये वाला धरातल वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, स्थल मंडल। दूसरा भाग हमारा जो परिमंडल आता है जो है पृथ्वी का, वो आता है जलमंडल। जलमंडल क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि पृथ्वी पर जल की अधिकता अधिक है। जल की अधिकता अधिक होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है और जल की ही वजह से जीवन है। अब ये जल जो जलमंडल के रूप में पाया जाता है, इसमें क्या आते हैं महासागर, नदियाँ, झीलें, तालाब आदि। पृथ्वी पर 75% जो जल पाया जाता है, 25% स्थल मंडल है। जो ये वाला भाग है आपको इस चित्र में दिखाई दिया जा रहा है, ये अंदर का ये वाला भाग, ये हमारा क्या कहलाता है, जलमंडल। पृथ्वी का तीसरा परिमंडल पाया जाता है वायुमंडल। वायुमंडल में अनेक गैसें पाई जाती हैं। ऑक्सीजन जिसे हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस के द्वारा छोड़ते हैं और वृक्ष उन्हें ग्रहण करते हैं, ओजोन, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, यानी बहुत सारी गैसें जो पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं, हमारे वायुमंडल में। गैसें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आदि। तो जो गैसें पाई जाती हैं वो हमारे किस मंडल में पाई जाती है, वायुमंडल में। यानी जो धरातल से ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। और हमारा चौथा जो मंडल आता है पृथ्वी का वो आता है जैव मंडल। अब जैव मंडल में क्या होता है, जैव मंडल में जहाँ तीनों यानी स्थल मंडल भी, हमारे पर्वत, पठार, मैदान में से भी कोई भाग हो, और महासागर यानी जल भी हो, और गैसें भी हों, यानी जहाँ पर जीवन हो। क्योंकि हम देखते हैं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, बर्फ़ जमी रहती है, पानी नहीं होता, तो वहाँ पर जल नहीं है, इसलिए वहाँ पर जीवन नहीं होता। और गैस की भी यानी वायु की भी कमी हो जाती है, तब भी जीवन नहीं हो पाता। केवल वहाँ पर क्या होता है, स्थल होता है। दूसरे हम समुद्र में यानी महासागर या नदियों में जाते हैं तो अधिक गहराई होने पर भी ऑक्सीजन जो गैस कम हो जाती है और धरातल भी नहीं होता, तब भी जीवन नहीं होता। वायुमंडल यानी जो अंतरिक्ष में होता है, जो गैस का आवरण होता है, वहाँ धरातल पर टिकने की जगह नहीं होती और पीने के लिए जल नहीं होता, केवल गैस होती है और उसमें भी ऑक्सीजन
की कम मात्रा होती तब भी जीवन नहीं होता। तो जहाँ पर ये तीनों अवस्थाएं मिलती हैं, यानी जहाँ स्थल मंडल भी होता है, जल भी होता है और वायुमंडल भी होता है, तो उन तीनों को मिलाकर क्या बनता है हमारा जैव मंडल, जहाँ पर जीवन होता है। जीवन में जहाँ पर वृक्ष, जीव जंतु, मनुष्य आदि पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा जैव मंडल। अब इन चारों मंडल में इनके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे अगर हम स्थल मंडल को मापें तो इसमें जो पर्वत, पठार, मैदान या महाद्वीप जो होते हैं, उन्हें बीच में से जो जल होता है पृथ्वी पर, ये चारों तरफ तो घेरे हुए है, लेकिन बीच में से भी धरातल को अलग अलग भागों में बांटता है जल। तो अब जो हम आगे अपना अध्ययन करेंगे इन चारों मंडलों का, इसमें देखेंगे स्थल मंडल में क्या क्या आते हैं और जल मंडल में कौन कौन से महासागर आते हैं। स्थल मंडल में जो आते हैं द्वीप, महाद्वीप आते हैं, जहाँ पर धरती पाई जाती है। अब वो धरती जो धरातल का रूप होता है, वो पर्वत के रूप में है, पठार के या मैदान के रूप में, तीनों रूपों में पाई जाती है और उसे क्या बोलते हैं हम स्थल मंडल बोलते हैं। तो हम बारी बारी से आप तीनों मंडलों का अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना स्थल मंडल। हमने पढ़ा स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या होता है महाद्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं भूमि का वह क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। मैंने ये जो महाद्वीप है एशिया, अफ्रीका आदि महाद्वीप, आपको एक मानचित्र की वीडियो बनाई थी, मानचित्र में दिखाया था कि कौन सा महाद्वीप किस स्थान पर है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे एक बार देख लें, तब इस वीडियो को देखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो पृथ्वी का स्थल मंडल है वो किस तरह से विभक्त है। तो महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं जल से घिरे हुए उस बहुत बड़े भूभाग को, जिसमें क्या पाया जाता है, पर्वत भी पाए जाते हैं, पठार भी हैं और मैदानी क्षेत्र भी हैं। पर्वतीय बहुत ऊंचे ऊंचे, जैसे हिमालय की एवरेस्ट चोटी है, वो भी क्या है महाद्वीप में ही है और स्थल मंडल में है। दूसरे तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, जो जिसे संसार की छत कहा जाता है, वो भी किस में है महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यानी महाद्वीप हम उसे कहते हैं जो हमारी स्थल हो, जहाँ पर हम रह सकें या खड़े हो सके, ज़मीन वाला भाग क्या कहलाता है महाद्वीप कहलाता है। और क्योंकि जल की अधिकता बहुत अधिक है, तो पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है यानी भूमि वाला क्षेत्र है, उसके बीच बीच से जल जा रहा है, यानी समुद्र वाला भाग, महासागर वाला भाग निकला हुआ है। आपने देखा होगा, आप नदी वगैरह पे जाते हैं तो नदी के बीच बीच में टापू बने होते हैं। अब क्योंकि नदी का पानी थोड़ा है तो वो टापू भी थोड़ी जगह में होते हैं, आपको पूरे दिखाई दे जाते हैं। लेकिन अगर हम उसी टापू को पूरी पृथ्वी पर देखें तो वह क्षेत्र जो बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, जिस पर मैदान भी होते हैं, खेती भी की जाती है, जीव जंतु भी रहते हैं और बंजर भी पड़ा रहता है, यानी किसी भी तरह की कोई वनस्पति नहीं उगती, पर्वत भी होते हैं, पठार भी होते हैं, तो वो वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं हमारे महाद्वीप कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जल से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा पृथ्वी का टुकड़ा। तो ये जो जल से घिरे हुए बड़े बड़े टुकड़े हैं, ये कितने हैं? 7 है, यानी महाद्वीप 7 हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया महाद्वीप जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा भारत देश आता है, वो भी किस में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। और एशिया महाद्वीप में ही हिमालय पर्वत, यानी भारत जब एशिया में है तो हिमालय पर्वत भी एशिया में है, पामीर का पठार भी एशिया महाद्वीप में आता है। उसके बाद में दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका। मैंने उसमें मानचित्र में पढ़ा था, अफ्रीका से कर्क रेखा, मकर और विषुवत तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद में दूसरा महाद्वीप है। इस क्षेत्र से विषुवत रेखा बहुत 2020 से गुजरती है, तो इसलिए यहाँ के बीच वाले भाग में बहुत अधिक गर्मी पाई जाती है। तीसरा आता है उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर अधिकतर ठंड का मौसम रहता है। जो कनाडा है वो उत्तरी अमेरिका में ही पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका से ही लगा हुआ है दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका के बाद में अंटार्कटिका, और इससे एशिया महाद्वीप से लगा हुआ है यूरोप।
जहाँ एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप मिलते हैं उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? यूरेशिया बोला जाता है। और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है और इन सभी महाद्वीपों के जो चारों तरफ है वो जल है, यानी जो हमारे महाद्वीप आते हैं उनमें पर्वत, पठार, मैदान सभी चीज़ें पाई जाती हैं और वो क्या कहलाते हैं? महाद्वीप कहलाते हैं। यानी स्थल मंडल का एक भाग क्या है? महाद्वीप के रूप में हम स्थल मंडल को देख सकते हैं। दूसरा आता है हमारा जल मंडल। अब जल मंडल में जो आते हैं वो क्या आते हैं? महासागर और सागर आते हैं। और स्थल मंडल से ही हमारी जो नदियाँ निकलती हैं वो पर्वतों से, पहाड़ों से या झीलों से मिलकर निकलती हैं, वो भी हमारे स्थल मंडल में से भी नदियाँ भी निकलती हैं। यानी स्थल मंडल का वह क्षेत्र जहाँ पर पानी भी है और रह भी सकते हैं, यानी वायु भी है, तो वहाँ पर वो वाला भाग क्या कहलाता है? हमारा जैव मंडल। जैव मंडल हमारे केवल स्थल मंडल पर ही पाया जाता है। नदियाँ निकलने के कारण वहाँ पर क्या? पानी भी पाया जाता है और ऑक्सीजन भी रहती है समतल मैदान में, खेती भी होती है। वहाँ छोटे से छोटे जीव जंतु, मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे और मनुष्य सभी कुछ पाए जाते हैं हमारे स्थल मंडल वाले क्षेत्र में, क्योंकि नदियाँ निकलने के कारण जल होता है और नीचे समतल मैदान में ऑक्सीजन या जो गैसें होती हैं, वायु होती है, वो भी पाई जाती है। दूसरा मंडल हमारा आता है जल मंडल। तो हम चर्चा करते हैं जल मंडल की। जल मंडल में क्या आता है? हमारे महासागर आते हैं। नदियाँ, झीलें सभी हमारे क्या आ जाती हैं? जल मंडल पे भी आ जाती हैं, लेकिन महासागर विशेष रूप से आते हैं। महासागर एक जल का विशाल भाग, जहाँ हम दूर से दूर तक नज़र दौड़ाएं तो हमें क्या? पानी ही पानी नज़र आता है, जल ही जल नज़र आता है। तो उस भाग को हम क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। महासागर के जो बीचों बीच में जो टापूनुमा क्षेत्र होता है, बहुत बड़े भाग में वो महाद्वीप जो हमने अभी पढ़ चुके हैं। तो हमारा सबसे बड़ा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर है। अगर हम मैप में यहाँ पर आप पिछले मैप में देख भी चुके हो तो यह क्या है? प्रशांत महासागर। ग्लोब पर अगर हम देखें तो प्रशांत महासागर एक ही जगह दिखाई देता है, लेकिन जब ग्लोब के इस मानचित्र को हम फैला लेते हैं तो हमें प्रशांत महासागर दोनों तरफ दिखाई देता है। अगर ये कॉपी है मेरे पास या ये पेपर है एक छोटा सा, तो अगर हम इस पेपर को फोल्ड कर लें तो ये वाला क्षेत्र क्या हुआ? प्रशांत महासागर। यानी छोटा सा पेपर है फिलहाल मेरे पास, अगर हम इसे फोल्ड कर लें तो ये वाला क्या है? प्रशांत महासागर है। इसे अगर फैला कर देखें तो ये हमारे दोनों भाग पर आ जाता है, प्रशांत महासागर। तो हमारा महासागर क्या है? एक ही है। ग्लोब और मानचित्र में देखने में इसमें अंतर हो जाता है थोड़ा सा। तो ये सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ये इसमें जो महासागर में जो जल का भाग है वो बहुत अधिक क्षेत्र में है। दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये वाला जो भाग है हमारा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में ये वाला हमारा महासागर है अटलांटिक महासागर। तीसरा हमारा महासागर आता है हिंद महासागर, जो भारत के निचले वाले भाग में है। यानी भारत को पहले हिंद कहा जाता था, तो इसी के नाम पर इस महासागर का क्या पड़ा? नाम हिंद महासागर। और नीचे वाले भाग में यहाँ पर क्या? दक्षिणी महासागर। अब अंटार्कटिका हमने पढ़ा, महाद्वीप में भी है और महासागर में भी है अंटार्कटिका। आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका क्या है? महाद्वीप। तो इस क्षेत्र में अंतर क्या है? देखो, यहाँ जो बर्फ जल होता है वो अधिकतर बर्फ के रूप में जमा रहता है। अब है तो वो जल वाला भाग, लेकिन वो बर्फ के रूप में जमा रहता है। जब बर्फ पिघलती है तो वहाँ पर
पानी हो जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा था पृथ्वी का परिक्रमण और परिभ्रमण गति के कारण दिन रात, ध्रुवों पर 6 महीने के दिन होते हैं, 6 महीने के रात होती हैं। जब 6 महीने के दिन होते हैं, सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँचती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो बर्फ़ पिघल जाती है और जल का रूप धारण कर लेती है। लेकिन जब दोबारा से सर्दियाँ आती हैं 6 महीने बाद, वहाँ सूर्य की धूप नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पर वो जल बर्फ़ बन जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, महाद्वीप। तो हमने ये पढ़े 5 महासागर है। ये स्थल मंडल और जल मंडल से ही पृथ्वी बनी है। इसका वायुमंडल भी है एक मंडल जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर जल अधिक पाया जाता है, जल का क्षेत्र बहुत अधिक होता है, उसे हम महासागर बोलते हैं। जब थोड़े क्षेत्र में जल पाया जाता है, जैसे यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, थोड़ी जगह में है, या जो जल का भाग तीन तरफ से स्थल मंडल से घिरा होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। जैसे ये वाला क्षेत्र है, इसमें ये ऊपर भी क्या है, स्थल मंडल है, इधर भी और इधर भी, केवल एक रास्ता खुला हुआ है, तो ये है क्या है, खाड़ी है। ऐसे ही ये वाला क्षेत्र जब हम भारत के बराबर में पढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी, आगे हम जब पढ़ेंगे विश्व में भारत, तब हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी को। तो इसके तीनों तरफ क्या है, स्थल मंडल है, और केवल एक तरफ पानी यानी जल से मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, खाड़ी। तो जो हमारा जल मंडल है वो महासागर, सागर और खाड़ी के रूप में ही पाया जाता है। लेकिन अगर हम स्थल मंडल में देखें जल, तो हमें नदियों के रूप में भी मिलता है। यानी नदियों के रूप में जब हम अगर इस धरातल वाले भाग पर पानी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर जीवन नहीं होगा, यानी जैव मंडल नहीं पाया जाता। तो धरातल वाले स्थल पर जो पानी मिलता है वो किसका कारण मिलता है, जैव मंडल की उत्पत्ति उसी से होती है। धरातल वाले भाग पर जो जल मंडल है नदियों के रूप में पाया जाता है, उससे हमारा क्या मिलकर बनता है, जैव मंडल। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं अपने जैव मंडल को, कि जैव मंडल में क्या क्या पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल और जैव मंडल को एक साथ। तो वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल मैंने बताया कि जहाँ गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन और हीलियम, अन्य गैसें, कुछ इसमें कुछ सक्रिय गैस होती है, कुछ अक्रिय गैस भी होती हैं। तो इन गैसों के जो आवरण होता है, यानी गैसों का जो मिश्रण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल को उसकी ऊंचाई, दूरी या उसकी क्वालिटी के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। तो हम अगर धरातल से, यानी पृथ्वी का जो धरातल है उससे स्टार्ट करें, तो सबसे पहला मंडल आता है हमारा क्षोभ मंडल। यानी जो हमारी पृथ्वी है, इससे 8 से 18 किलोमीटर तक, यानी धरती के धरातल वाले भाग या समुद्र वाले भाग से ऊपर 8 किलोमीटर तक हमारा आता है क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल में बादल बनते हैं, यानी जो बारिश होती है उसके जो बादल होते हैं वो इसमें क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं, यानी जो बारिश होती है। बाकी ये जो ऑक्सीजन गैस जो होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये सभी गैसें गैस में पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। यानी धरातल पर हमें सांस लेने के लिए जो आवश्यकता होती है, हम देखते हैं, तो वो भी हमें किस पर पाई जाती है, क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। अगर हम एक धरातल वाले हिस्से को लें, ये वाला, इसमें एक मैदानी भाग है, और मैदानी भाग में जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, यानी रहने के लिए हमें पृथ्वी चाहिए, यानी धरती चाहिए। हम उस पर ही क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। मनुष्य अपने मकान बना लेता है, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो बिल बनाते हैं, कुछ पशु पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। जो पेड़ उगते हैं वो भी किस पर उगते हैं, इस धरातल वाले भाग पर ही उगते हैं, यानी जहाँ पर पेड़ पौधे। अब जब पेड़ हैं तो वो ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है, यानी इनका मनुष्य और जीव जंतु और पेड़ पौधों का आपस में संबंध चलता रहता है। तो जब ऑक्सीजन गैस यहाँ पर है, तो यानी इस स्थान पर हमारा क्या पाया जाता है, क्षोभ मंडल पाया जाता है। यानी हम धरातल से जो हमारी पहली परत होती है जीवन जीने के लिए, जैव मंडल पाने के लिए, वो क्या होती है, हमारी
क्षोभ मंडल होती है, क्योंकि बादल भी इसी मंडल में आते हैं और बादलों से ही बारिश होती है, यानी जल आता है, नदियों के रूप में बहने लगता है। और पेड़ों को भी क्या है, पानी की आवश्यकता होती है। बादल से बारिश होती है तो पेड़ों को भी पानी मिलता है, यानी इस क्षोभ मंडल के अंदर ही हमारा क्या आ जाता है, जैव मंडल आ जाता है। पृथ्वी के इस भाग में कैसे भी हैं, धरातल भी है और पानी भी है, तो तीनों से मिलकर क्या बना है हमारा, मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि तीनों से मिलकर बना है जीव जंतु हमारा जैव मंडल। जैव मंडल में हमारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं, मनुष्य भी पाया जाता है, और हमारी जो वनस्पति होती हैं, पेड़ पौधे और अन्य वनस्पतियाँ जो हम सब्जी के रूप में या फल के रूप में ग्रहण करते हैं, जीवन जीने के लिए भोजन करते हैं, यानी हम मनुष्य की क्या और जीव जंतु छोटे मोटे कीट पतंगे जो होते हैं वो भी पेड़ पौधों से, छोटी छोटी घासों से क्या अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यानी जहाँ सारी क्वालिटी मिल जाती हैं, रहने के लिए ज़मीन भी मिल जाती है, सांस लेने के लिए वायु भी मिल जाती है, और पीने के लिए पानी भी मिल जाता है, जो सभी जीव जंतुओं की यानी पेड़ पौधों तक की मूलभूत आवश्यकता है वो वहाँ मिल जाती है। उस स्थानों के हम कहते हैं जैव मंडल। प्रत्येक स्थल मंडल पर जैव मंडल नहीं होता, क्योंकि हम जो पहाड़ों पर जाते हैं, ऊंची पहाड़ियों के बारे में सुनते हैं, वहाँ लोग गैस सिलेंडर साथ में ले जाते हैं सांस लेने के लिए। तो वहाँ पृथ्वी तो है, धरातल तो है, लेकिन क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, गैसें नहीं है, वायुमंडल नहीं है वहाँ पर। दूसरा, अगर हम जल में बात देखें कि समुद्र में भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाया जाता है। मछलियाँ रहती हैं, लेकिन वो कुछ ऊंचे समुद्र तक, जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच पाती हैं, वहीं तक ऑक्सीजन गैस होती है, नीचे को गैस नहीं मिल पाती उन्हें, तो वो अपने लिए क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन ले जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर भी जलमंडल है, लेकिन क्या है, जलमंडल के नीचे भी स्थल होगा, धरातल होगा, लेकिन वहाँ क्या है, वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पर भी जीवन नहीं है। यानी जैव मंडल बनाने के लिए हमें तीनों मंडलों की आवश्यकता पड़ती है, जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए और स्थल भी चाहिए। अब हम इस क्षोभ मंडल में, यानी क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल होता है, पृथ्वी से लगा हुआ होता है, और वहाँ पर वायु पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जैव मंडल का निर्माण इसी क्षोभ मंडल में ही हो जाता है। दूसरा होता है समताप मंडल। समताप मंडल में गैसें एक रूप में बहती हैं, और इसी मंडल में जो हमारे वायुयान होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे उड़ाए जाते हैं, हमें एक पंछी की तरह दिखाई देते हैं, वो हमारे किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। वहाँ पर बादलों से ऊपर, यानी बादल बहुत ऊपर अंतरिक्ष में नहीं है, बादलों से ऊपर भी एक मंडल है जिसे हम बोलते हैं समताप मंडल। तीसरा आता है हमारा मध्य मंडल। इस समताप मंडल में एक ओजोन गैस पाई जाती है। आप जब आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं, परावैंगनिक किरणें, उन्हें धरातल पर यानी पृथ्वी तक आने से रोकती है। तीसरा आता है हमारा मध्य मंडल। समताप मंडल से ये ऊपर का मंडल है, और इससे ऊपर आयन मंडल आता है। आयन मंडल में जो आपके कंप्यूटर, नेट वगैरह जो संचालित होते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। सबसे लास्ट में आ जाता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की जो ऊंचाई है वो बिल्कुल अनंत हो जाती है, यानी वो अंतरिक्ष में जाकर विलीन हो जाता है। बहिर्मंडल में जाकर चीज़ें नीचे को नहीं गिरती, वो फिर वहीं पर टंग जाती हैं। जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उन्हें ये वाला यानी धरातल से ये चारों मंडल बहुत तेज़ी से पार करके ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, कहते हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं उपग्रह, जिनके कारण आज हमारा नेट संचालित होता है, हम ऑनलाइन क्लास देख पाते हैं, टीवी पर अनेक तरह के कार्यक्रम देखे जाते हैं, तो वो उन उपग्रहों को संचालित करते हैं हम किसमें, आयन मंडल में। और उसके ऊपर हमारा क्या, बहिर्मंडल, जो विशाल अंतरिक्ष में जो हमें तारे, चंद्रमा, सूर्य ये सब दिखाई देता है, उसमें विलीन हो जाता है। तो हमने आज के वीडियो में पढ़े पृथ्वी के परिमंडल। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए 2 से 3 बार अवश्य देखें। और मानचित्र के माध्यम से मैंने जलमंडल को समझाया, स्थल मंडल को आप जो आपको मानचित्र भरवाया गया है उस वाली वीडियो को एक बार और देखें, तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा।